छत्तीसगढ़ मेडिसिनल प्लांट्स और जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका एक बहुत रिच स्टेट है और उसको ध्यान में रख के एक मेडिसिनल प्लांट का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम लोगों ने तैयार किया है। जो मेडिसिनल प्लांट की खेती कैसे हो, लेमन ग्रास है, अश्वगंधा है, इन तिखुर है, इसकी खेती कैसे हो और उनका प्रसंस्करण कैसे करके किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं, इस दिशा में काम शुरू किया है। और लेमन ग्रास की खेती इसके माध्यम से हम करवा रहे हैं। साथ ही इसका तेल कैसे निकालें, क्योंकि घास लगाने के बाद अगर ये बिकता नहीं है तो फिर दिक्कत होती है। तो इसका तेल कैसे निकाला जाए, इसकी ट्रेनिंग, इसके प्रसंस्करण के जो संयंत्र हैं वो हमने लगाए हैं और इसकी ट्रेनिंग भी हम दे रहे हैं। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहां खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, आज एकात्म मानवतावाद और अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 103वीं जयंती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का बचपन बहुत ही संघर्षों में बीता। जब वे मात्र 3 वर्ष के थे तो उनके पिता भगवती प्रसाद जी का निधन हो गया। जब वे 7 वर्ष के हुए तो उनकी माता रामप्यारी जी का निधन हो गया और 18 वर्ष की उम्र तक आते आते उनके भाई का भी निधन हो गया और कुछ ही समय बाद उनकी बहन का निधन हो गया। इन सब विकट परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा पूर्ण की और वे आरएसएस के प्रचारक बन गए। उनके आरएसएस के प्रचार करने के दौरान पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके संपर्क में आए और उन्होंने उनसे राजनीति ज्वाइन करने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा कि मुझे क्यों इस दलदल में घसीटते हैं। तब उन्होंने कहा, उनके गुरुदेव ने कहा कि दलदल में ही रहकर जो कीचड़ कमल खिले वही राजनीति करने के
लायक है और इस तरह से वे राजनीति में आए। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी और साथियों इन्हीं के प्रेरणा से आज हमारी केंद्र सरकार ने कौशल विकास योजना शुरू की है, जिसमें ग्रामीण अंचल के युवाओं को न केवल प्रशिक्षण दिया जाता है बल्कि उन्हें रोजगार के अवसर भी दिए जाते हैं। इस तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को आज हम स्मरण करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज हमारा विषय है उद्यानिकी विभाग की योजनाएं। यदि आप उद्यानिकी फसलें लेते हैं तो आपको आपके कोई प्रश्न होगा, आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर से हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आज आपको उद्यानिकी विभाग से योजनाओं के संबंध में जानकारी देने के लिए हमारे पीछे श्रीमती पायल साव और साथ में हैं हर्षलता साहू जी। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आइए विषय की शुरुआत करें। मैडम, जो हमारे किसान भाई उद्यानिकी फसलें लेने चाहते हैं उन्हें किन किन चीज़ों की मूलभूत आवश्यकता पड़ती है, क्या उनके लिए ज़रूरी है? जी, मैं बताना चाहूँगी कि जो भी किसान भाई हैं जो उद्यानिकी की फसल लेना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले ये है कि उन्हें अपना मिट्टी देखना चाहिए कि उनके वहाँ पे पानी तो नहीं जमा हो रहा है और ज़्यादा सूखा तो नहीं है, क्योंकि आप कोई भी उद्यानिकी की फसल अगर लेना चाह रहे हैं और अगर वहाँ पानी है तो उद्यानिकी फसल ऐसे कि कुछ समय में जल्दी ही खराब हो जाती है। जी। तो हम सबसे पहले ध्यान देते हैं कि वहाँ की मिट्टी कैसी है। मिट्टी के लिए जो किसान भाई हैं आजकल मिट्टी परीक्षण केंद्र है हमारे यहाँ रायपुर में, वहाँ पे जाके आप मिट्टी परीक्षण करा सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी उद्यानिकी या किसी भी विभाग में आप योजनाएं लेना चाहते हैं तो योजना लेने के लिए हम सर्वप्रथम हमें कहीं पर भी आप देखेंगे आवेदन देना होता है। तो आवेदन के लिए हमें सबसे पहले उद्यानिकी विभाग में संपर्क करना है। उद्यानिकी विभाग के कार्यालय जो है वो जिला स्तर में भी हैं और विकासखंड स्तर पर भी हैं। तो अब जो किसान भाई है वो वहाँ पर जाके आवेदन ले सकते हैं। आवेदन में जो मुख्य बातें ध्यान देने के लिए है वो मैं बताना चाहूँगी कि B1 नक्शा खसरा। जब तक B1 नक्शा खसरा हम नहीं देखते तब तक हम कैसे पता लगाएंगे कि वो किसान है। जी। तो किसान का जमीन होने का जो सबसे पहला प्रूफ होता है वो ये है कि उसके पास B1 नक्शा खसरा हो। तो B1 नक्शा खसरा हो गया, उसका खुद का जो है आधार कार्ड हो गया। पहले एक साथी का फोन सुन ले। जी। हेलो हेलो हेलो। हाँ दीदी नमस्कार। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? भुवन लाल जंगल सिरवा बांधल बोला था। जी भुवन लाल जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? अपना प्रश्न हाँ, जैसे मेरा सवाल है शासन से हम उद्यानिकी विभाग द्वारा कौन कौन सी योजना के लाभ ले सकते हैं, कैसे कैसे योजना मिलते हैं हमला? जी। फूल पौधा लगाए पर एक जानकारी लेना रही थी। जी। हाँ, आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं और क्रम से आपको एक एक करके योजनाओं की जानकारी देंगे। आप बता रही थी कि इसके लिए क्या चाहिए मूलभूत? बिल्कुल, इन्होंने जो सवाल किया मैं उसी के बारे में जानकारी दे रही थी। तो मैं बताना चाहूँगी कि उसके सबसे पहले कोई भी योजना लेना चाहेंगे तो किसान भाइयों को आवेदन सबसे पहले लगाना होगा। आवेदन में जो सबसे पहला चीज़ है B1 नक्शा खसरा उन्हें लगाना होगा। उनके 2 पासपोर्ट साइज के फोटोज रहेंगे उसमें। उसके अलावा उसमें आधार कार्ड और बैंक पासबुक की छाया प्रति लगेगी। इतना सब कुछ जो है किसान भाई उस आवेदन के साथ संलग्न करेंगे और संलग्न करके वो अपने यहाँ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी होते हैं हमारे यहाँ पे या वो विकासखंड स्तर में जो हमारे यहाँ रोपड़ी है वहाँ पे जाके वो आवेदन कर सकते हैं और योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। जी। हर्षलता जी, जो हमारे किसान भाई आम, नींबू, सीताफल या अमरूद की खेती कर रहे हैं उनके लिए क्या शासन की योजनाएं हैं? जो भी बागवानी फसल लेना चाहते हैं, जो आम है, नींबू है या सीताफल है, जो भी फलदार वृक्ष है उनका लेना चाहते हैं तो कि शासन की तरफ से ये योजनाएं हमारे तरफ से विभाग की तरफ से कि उन्हें 25% अनुदान दिया जाता है जितनी उनकी लागत आती है पौधे लगाने में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, या फिर उनको हम पौधे प्रदान करते हैं। जैसे जो हाइब्रिड पौधे हैं, जैसे आम में ग्राफ्टिंग जो किया जाता है पौधों में वो हम देते हैं। सीताफल में जो हाइब्रिड पौधे हैं वो देते हैं। आम में गूटी वाला, नींबू में गूटी वाला पौधा देते हैं जो कागजी नींबू है जो किसान भाई लगाना चाहते हैं, जिनका दाम अच्छा मिलता है उन्हें मार्केट में, वो अच्छे उससे आय प्राप्त कर सकते हैं, वो सब पौधे हम प्रदान करते हैं। अच्छा। और साथ साथ उनको मतलब टेक्निकल गाइडेंस भी देते हैं कि किस तरह से मतलब उन्हें ऑर्चर्ड तैयार करना है, बाग तैयार करना है, मिट्टी की तैयारी कैसी करनी है, उनको पानी की कितनी आवश्यकता है, कितनी दूरी पे लगाना है। जी, इसका प्रशिक्षण भी देते हैं। हाँ, उसके जो गाइडेंस है, जो तकनीकी उसकी जो है निर्देश दिया जाता है। जी। पायल जी, जो हमारे किसान भाई केले की फसल लेना चाह रहे हैं जी। उनके लिए शासन की कुछ योजनाएं हैं क्या? जी, हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ में जो केला है। पहले एक साथी का फोन सुनिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? नमस्ते दीदी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? नमस्ते दीदी। हेलो
हेलो उमेश कुमार निषाद तेनुभाटा मंगलौर से। हाँ जी उमेश जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ उमेश कुमार निषाद बात है तेनुभाटा मंगलौर। जी प्रश्न पूछिए। हेलो हाँ आप अपना प्रश्न पूछिए, हम आपको सुन पा रहे हैं। गेंदा के फूल लगाना चाहते हैं। अच्छा, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? पौधा गेंदा। जी ये गेंदे की फसल लगाना चाहते हैं। अगर आप गेंदे की फसल लगाना चाह रहे हैं तो उद्यानिकी विभाग से उसमें योजनाओं में हम देते हैं। योजना में आपको जो आप 1 हेक्टेयर में, प्रति हेक्टेयर में 16,000 रुपये प्रति हेक्टेयर आपको अनुदान दिया जाता है। अच्छा। तो आप गेंदे के पौधे के लिए आप ये कर सकते हैं कि आपको जहाँ से भी आप खरीदना चाहते हैं, जो पंजीकृत संस्था हो, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। खरीद के उसकी जो रसीद है आप अपने आवेदन के साथ लगा दीजिए, और आवेदन के साथ लगा के आप किसी भी उद्यानिकी विभाग में जहाँ आप रहते हैं, आप उस विकास खंड में जो है आप आवेदन लगा दीजिए। उसके ऊपर जो भी आपका अनुदान आएगा वो अनुदान आपको दे दी जाएगी। अच्छा जी। इस प्रश्न से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि केले की फसल जिन किसानों ने लगाई है उनके लिए शासन की क्या योजनाएं हैं? मैं बताना चाहूँगी कि केले की फसल के लिए हमारे यहाँ पे एक तो जो केले की फसल होती है वो हमारे छत्तीसगढ़ के वातावरण में बहुत अच्छे से होती है। यहाँ का जो क्षेत्रफल है केले के लिए बहुत ही अच्छा है। तो हम केले के लिए जो योजनाएं, 2 टाइप से योजनाएं हमारे यहाँ पे। एक तो हम जो है वो ड्रिप आप जानते होंगे, सूक्ष्म सिंचाई। तो एक हम ड्रिप के साथ भी आप केला देते हैं और एक बिना ड्रिप के भी देते हैं। तो जो बिना ड्रिप का केला है उसके लिए हम 80,000 रुपए का अनुदान देते हैं। अच्छा। और अगर आप बिना ड्रिप के लगाना चाहते हैं, जैसे कई किसान भाई है जिनके ऑलरेडी ड्रिप लगा हुआ है, तो वो जो किसान भाई है वो बिना ड्रिप के लगा सकते हैं। तो उन्हें 40,000 रुपए का प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाता है। और इसके लिए जो किसान भाई है, जो एक प्रति किसान जो इनकी पात्रता है वो 4 हेक्टेयर तक के अधिकतम है, मतलब अधिकतम इन्हें 4 हेक्टेयर तक का अनुदान दिया जाता है। जी। हर्षलता जी, ड्रिप की जैसे इन्होंने बात की, तो ड्रिप का उपयोग बाकी फसलों में भी करने के लिए शासन की तरफ से क्या ये अनुदान कुछ दिया जाता है? हाँ, ड्रिप में अनुदान है। सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना है, उसके अंतर्गत जो लघु और सीमांत कृषक हैं, जो छोटे किसान हैं जिनका रकबा 5 एकड़ से नीचे है, उनको 70% तक का अनुदान दिया जाता है। और जो कृषक बड़े किसान हैं जो 5 एकड़ से ऊपर है या मध्यम वर्गीय हैं, उन्हें 50% का अनुदान दिया जाता है। और वो जिस भी कंपनी का लगाना चाहें, जो उनका खुद का चॉइस होता है कि वो कौन सी कंपनी का ड्रिप सिस्टम लगाना चाहते हैं, वो उनके माध्यम से लगा सकते हैं। अनुदान गवर्नमेंट की तरफ से सभी कंपनी को दिया जाता है। जी। पायल जी, अगर हमारे किसान भाई पपीता लगाना चाहें, पहले एक साथी का फोन सुन लीजिए। हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्कार, अपना परिचय दीजिए। मैं रायपुर कोटा से लक्ष्मण जंगीर बोल रहा हूँ। जी, प्रश्न पूछिए। हेलो। हाँ जी, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? हाँ मैडम जी, मैं है शासन से मैं अनुदान चाहिए। मैं पानी हाउस बनाए हैं फूल पौधा के लिए जी, और मैम केला का पौधा और नींबू का पौधा के लिए। अच्छा जी, उसमें सीताफल के लिए और पानी हाउस बनाए फूल पौधा के लिए, और आपका सहयोग किए मैं जानकारी। जी बताइए जी, क्या कहना चाह रहे हैं? इन्होंने केला, नींबू, कई फसलें लगा रखी हैं सिंचाई के लिए, ही आपसे क्या सुविधा मिल सकती है? जी, सिंचाई के लिए जैसा कि अभी हर्षलता मैम ने बताया कि ड्रिप की जो सिंचाई की सुविधा है वो हमारे यहाँ से स्प्रिंकलर और ड्रिप दोनों में दी जाती है। वैसे उद्यानिकी फसलों में हम अधिकतम ड्रिप का ही जो सिंचाई सुविधा है वो हम प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए जैसे मैंने बताया था कि आप आवेदन आता है ड्रिप के लिए, आप वो उस आवेदन में आपको वही सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जो भी किसान भाई है उन्हें वही सारे दस्तावेज लगाने हैं, और वही सारे दस्तावेज आपको अपने ग्रामीण जो भी कृषि विस्तार उद्यान विस्तार अधिकारी हैं उन्हें दे देना है। तो उस पर आपको मैंने जैसे मैडम ने बताया कि 70% और 50% का अनुदान है। जो छोटे हैं उन्हें 70% का अनुदान है, और जो बड़े किसान है उन्हें 50% का अनुदान है। और कुछ पौधों की भी इनको उपलब्धता जी, पौधे मैं बताना चाहूँगी कि आपके जैसे आप रायपुर से बोल रहे थे, तो रायपुर में हमारे यहाँ 4 नर्सरी हैं जो शासकीय उद्यान रोपणी है। तो तिल्दा में आपका मढ़ी में है, और धरसीवा में गिरौद में है, अबनपुर में भी है, और इसके अलावा आरंग में पारा गाँव में है। तो ये चारों जो नर्सरी है यहाँ पे हमारे यहाँ विभाग में पौधे उपलब्ध हैं, जहाँ पे हम कलमी पौधे भी रखते हैं, बीजू पौधे भी रखते हैं। तो जो भी किसान भाई अगर वहाँ से पौधे लेना चाहते हैं, बहुत ही न्यूनतम शुल्क है उसका, उस न्यूनतम शुल्क में वो वहाँ से पौधे प्राप्त कर सकते हैं। जी। हमारे एक साथी का फोन है। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? जी, मैं कन्या बालाघाट से गोविंद मानेश्वर बोल रहा हूँ। जी गोविंद जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मेरे को जानकारी ये चाहिए कि जैसे अन्य फसलों में
जो बीमा होती है तो उद्यानिकी फसलों में शामिल है कि नहीं जानकारी? अच्छा, ये फसल, जी हाँ, ये फसल बीमा के संबंध में जानना चाह रहे हैं। फसल बीमा उद्यानिकी विभाग में पुनर्गठित मौसम का जो पुनर्गठित मौसम विभाग की तरफ से नया फसल बीमा लाया गया है। जैसे कृषि विभाग में फसल कितना नुकसान हुआ है उसके आधार पे बीमा दिया जाता है, लेकिन उद्यानिकी विभाग में मौसम के आधार पे। अच्छा, मौसम के आधार पे ऐसा रखा गया है कि सबके लिए क्राइटेरिया बनाया गया है कि किस मौसम में कौन सी फसल कितनी ज़्यादा उसको नुकसान हो सकता है। जैसे ओला पड़ता है या बहुत ज़्यादा बारिश हुई या बहुत ज़्यादा तापमान हुआ। जैसे हम टमाटर लगा रहे हैं, उसको मई जून में बहुत ज़्यादा तापमान अगर 40 से ऊपर हो गया तो उसको क्या नुकसान हो सकता है, या जुलाई में या अगस्त में बहुत ज़्यादा लगातार 3 से 4 दिन बारिश हुआ तो क्या नुकसान होता है। इस आधार पे सभी फसलों का जो भी उद्यानिकी की फसलें हैं, जैसे केला है, पपीता है, मसालों में अदरक है और टमाटर, बैगन, आलू, ये सारी फसलों में फसल बीमा किया जाता है। इसकी जो प्रीमियम राशि है केवल 5% जो है किसानों को देना होता है। बाकी जो है वो शासन के तरह व्यय किया जाता है। और ये मौसम पे आधारित है। अगर आप मौसम खराब है उससे आपको जो आपकी जो फसल है उसको नुकसान हो सकता है तो आपको उसका फायदा मिलेगा। सभी जगह पे अभी वेदर स्टेशन एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, कुछ दूरी पे जो RI सर्कल होते हैं गाँव में, वहाँ पे वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो स्वचालित होते हैं, खुद ही वो अपना मापन देते हैं, वर्षा कितनी हुई, तापमान कितना है, डेली उसका वो होता है जो कि जो मेन मुख्य केंद्र है मौसम के, वहाँ तक उसका वो पहुँचता है, जो डेटा है वो पहुँचता है। उसके आधार पे किसानों का उसका जो मुआवजा होता है उनके नुकसान का वो दिया जाता है। जी। पहले मैडम हम बात कर रहे थे कि जो किसान भाई पपीता की फसल लेना चाहते हैं उनके लिए क्या है शासन की योजना है, किस तरह से वे लाभ ले सकते हैं? पपीते की फसल के लिए भी मैडम मैं बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो पपीते की फसल लेते हैं उसमें भी हम 40% का उन्हें अनुदान देते हैं। ये राशि में अगर आप इसे बोलेंगे तो 22,500 रुपये का अनुदान है जो कि प्रति हेक्टेयर दिया जाता है, और इसकी भी अधिकतम जो सीमा है वो 4 हेक्टेयर प्रति हितग्राही है। अच्छा। जी। हर्षलता जी, छत्तीसगढ़ में फूलों की खेती की कितनी संभावना है और उसके लिए शासन की क्या क्या योजना है? छत्तीसगढ़ में फूलों की खेती की बहुत ज़्यादा संभावना है। यहाँ तो संभावना है ही, साथ साथ अगर किसान भाई चाहें जो कट फ्लावर्स हैं, जैसे कि जो रोज़ हैं, मतलब गुलाब है और जरबेरा है, सेवंती है, ये सब का एक्सपोर्ट कर सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं इसका उत्पादन करके। और इसे हमारे विभाग की तरफ से 40% जो भी उनका लागत आता है उसका अनुदान दिया जाता है। एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है, जैसे 1.5 लाख आ रहा है, उसका 40% दिया जाता है। और जो पहले एक साथी का फ़ोन सुन ले। जी, हेलो। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं लक्ष्मण जगह में कोटा से राय। जी मैं फूलों पर बीमा के विषय में मैं जानकारी चाह रहा था। मैं फूलों पर बीमा विषय में आप अपना प्रश्न एक बार फिर दोहराएंगे? जी, फूलों पर बीमा के लिए मैम जी, फूलों पौधा पर बीमा का ये ऊपर में प्रश्न सुन पा रहे हैं? फूलों के पौधों के बीमा के बारे में पूछ रहे हैं ना? तो मैं बताना चाहूँगी कि अभी फूलों को शामिल नहीं किया गया है बीमा में। जो पुनर्गठित मौसम आधारित जो बीमा स्कीम लाया गया है उसमें अभी फूलों को शामिल नहीं किया गया है। अभी जो मुख्य फसलें जैसे केला, पपीता है, जिन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है कि वो अधिक लागत वाली फसलें हैं, उनको पहले शामिल किया गया है। और जो जैसे कि सब्जी वाली फसलें हैं, आलू, टमाटर, बैगन, ये बहुत ज़्यादा लेते हैं किसान, जो कॉमनली लिया जाता है, उसको बीमा में शामिल किया गया है पहले। अगर जैसे इससे फ़ायदा होता है किसान को, जो मुआवजा मिल पाता है, तो आगे और फसलों को शामिल किया जाएगा। जी। अब इसके पहले हम बात कर रहे थे कि फूलों की खेती की क्या संभावनाएं हैं और उसके लिए क्या करना चाहिए किसान भाइयों को। जैसे मैंने बताया कि रोज़ की मतलब जो गुलाब है उसकी खेती करना चाहते हैं या जरबेरा है उसकी खेती करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर वो पॉली हाउस में लगाना चाहते हैं तो जो पॉली हाउस की लागत आती है, तो जैसे कि 1450 आता है प्रति वर्ग मीटर आता है, उसकी आधी लागत 50% ये अनुदान विभाग की तरफ से दिया जाता है। अगर उसके अंदर वो रोज़ लगाना चाहें या कट फ्लावर, जो भी आप फूल की खेती करना चाहते हैं पॉली हाउस के अंदर या शेड नेट के अंदर, 50% उसका अनुदान दिया जाता है। और फूलों के खेती के लिए अलग से अनुदान है और साथ में जो पॉली हाउस में कर रहे हैं उसके लिए अनुदान
और है, अलग से है उसके। और आयात और निर्यात की बात है तो यहाँ पे ही बहुत आवश्यकता है छत्तीसगढ़ में कि फूलों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, बाहर से मंगाया जाता है। अगर यहीं के कृषक उसको करें तो उनको ज़्यादा फायदा हो सकता है। जी जी। पायल मैडम, इससे हॉर्टिकल्चर विभाग से, उद्यानिकी विभाग से हमारे किसान भाइयों को कौन कौन से यंत्र और मशीन है जो मिल सकते हैं जी, और किस पे अनुदान है? जी, किसान भाइयों के लिए उद्यानिकी विभाग से यंत्रों में बहुत सारी योजनाएं हैं। तो उद्यानिकी यंत्र जो है, जैसे हम बोल सकते हैं कि स्प्रेयर जो है वो दवाई छिड़कने के काम आता है। तो इस पे हमारे यहाँ पे 8,000 रुपये प्रति स्प्रेयर का जो अनुदान है, 16,000 इसकी कीमत है, 8,000 रुपये हम इसमें अनुदान देते हैं विभाग की तरफ से। इसके अलावा ट्रैक्टर है, इसके अलावा रोटोवेटर है, पावर टिलर है, इन सब में भी विभाग की तरफ से योजनाएं हैं। इसमें 25% का जो उसका कुल लागत होगा, जो भी आपका लेने में आपका लागत आ रहा है उसका 25% जो है वो किसानों को दिया जाता है। जी 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 जी। हर्षलता मैम, हमारे किसान भाई सब्जी की फसलें भी लगाते हैं, तो सब्जी की फसलें जो किसान भाई ले रहे हैं उनके लिए शासन की क्या क्या योजनाएं हैं, किस तरह से वो उसका लाभ ले सकते हैं? जो किसान भाई सब्जी की फसल लेना चाहते हैं तो सब्जी की फसल के लिए बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। जैसे उनको ड्रिप की आवश्यकता है, हम ड्रिप में अनुदान देते हैं। जो भी छोटे किसान हैं उनको 70% और जो भी बड़े किसान हैं उनको 50%। तो सबसे पहले जो सिंचाई की आवश्यकता है उसको हमारी तरफ से योजना है ड्रिप की, उससे दिया जाता है। और हमारे जो अभी जो आधुनिक तकनीक है, जैसे जो मल्चिंग है, प्लास्टिक मल्चिंग है, जो एक पॉलीथीन की शीट रहती है जो लगाई जाती है खरपतवार प्रबंधन के लिए, या जो पानी है वो अधिक वाष्पित ना हो उसके लिए भी हमारे उसके तरफ से, विभाग की तरफ से योजना है। उसमें हम जो लागत आती है उसकी, जो प्रति हेक्टेयर लागत आती है वो 32,000 अनुमान की तरह लगाया गया है कि 32,000 उसकी लागत आती है। तो उसका 50% अनुदान हम देते हैं। 16,000 जो है वो किसान को उसकी अनुदान के रूप में मिलती है। अच्छा, ये सब्जी के लिए ड्रिप का, मल्चिंग का, और जो सब्जी संकर बीज जो लगाते हैं, जो हाइब्रिड जो खेती करना चाहते हैं उनकी सब्जी की, उसको भी अनुदान दिया जाता है 40% का। मैडम, आपके उद्यानिकी विभाग में माली के लिए कोई प्रशिक्षण का सुविधा है क्या? जी जी, बीच बीच में हमारे यहाँ विभाग से बहुत सारे प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है, जिसमें से एक माली प्रशिक्षण है, जिसके लिए कोई भी जो किसान है या कोई भी ऐसे जो 10वीं तक पढ़े हुए हैं जिन्हें लगता है कि हाँ उन्हें थोड़ा भी बहुत रुचि है, तो वो क्या कर सकते हैं कि अगर उनको रुचि है तो वो यहाँ विभाग में जा सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ जो नर्सरी रोपड़ी है अलग अलग विकास खंड में, तो उन रोपड़ियों में जाके वो वहाँ पे बता सकते कि हमें इसमें रुचि और हमें इसका प्रशिक्षण करना है। तो इनके लिए समय समय पर 2 महीने 3 महीने का प्रशिक्षण आयोजन किया जाता है और उन्हें वहाँ पे प्रशिक्षित किया जाता है रोपड़ी में, क्योंकि वो रोपड़ी में रहेंगे तभी वो सब चीजें सीख पाएंगे कि कैसे कटिंग किया जाता है, या कैसे पानी दिया जाता है, या कैसे किसकी गुटी की जाती है। तो ये सारा जो प्रशिक्षण है वो हमारे यहाँ विभाग के जो माली हैं वो उन्हें देते हैं। अच्छा अच्छा जी। हर्षलता मैम, आपके उद्यानिकी विभाग में जो फल या फल उगाए जाते हैं उनके प्रोसेसिंग के लिए या उनके प्रिजर्वेशन के लिए, इसके लिए भी कोई व्यवस्था है, कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था है? हाँ, इसके लिए 2 योजना है। दो तरह से काम करते हैं हमारे विभाग में ही। एक प्रिजर्वेशन का अलग से सेक्शन है, प्रिजर्वेशन और प्रोसेसिंग का। ये जो सेक्शन है उसमें जो किसान भाई हैं जिनका फल का उत्पादन करना चाहते हैं और वो उत्पादन को प्रोसेसिंग करके बेचना चाहते हैं, जैसे टमाटर है उसका केचप बनाना चाहते हैं, और जैसे कुछ फ्रूट है उसका वो जूस बनाना चाहते हैं या स्क्वैश बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है किसानों को। जो प्रिजर्वेशन का जो अलग से सेक्शन है प्रोसेसिंग के लिए, उनके द्वारा दिया जाता है। और साथ ही एक हमारे द्वारा एक यंत्र भी दिया जाता है, प्रिजर्वेशन का यंत्र जो है उसकी लागत लगभग 2 लाख की आती है। उसमें 50% हम अनुदान देते हैं हमारे विभाग के तरफ से, या जो अनुदान की राशि है उसके रूप में हम उनको मशीन की सहायता प्रदान करवाते हैं। उसमें जो चिप्स बनाने का ड्राइंग का काम कर सकते हैं, और जो लीफी वेजिटेबल है उसको अगर वो ड्राई करके बेचना चाहते हैं, जैसे मेथी है उसको सुखा के बेचना चाहते हैं, तो वो सब उसमें कर सकते हैं। या हल्दी है जिसको काट के पीस के बेचना चाहते हैं, तो उसको सुखाने से, सन ड्राइंग करने से उसका जो कलर है, मतलब जो हल्दी का कलर होना चाहिए, जो अच्छा रंग आना चाहिए, वो नहीं आ पाता। उसको छाया में सुखाना जरूरी है, वो सूखेगा नहीं, सड़ जाता है। इसके लिए जो ड्रायर दिया जाता है सुखाने के लिए, उससे
वो छाया में ही सूखता है और उसका कलर अच्छा आता है। जी जी। और उसकी अच्छी जो उसकी आय जो मिलनी चाहिए, उसका जो मूल्य मिलना चाहिए वो किसान को मिल पाता है। और साथ में उसको ये फ़ायदा होता है किसान भाई को कि जो वेस्ट हो जाता है समय पर, अगर वो उसे नहीं बेच पाए मार्केट में, बाजार उनको नहीं मिल पाया, तो वो प्रोसेसिंग करके अतिरिक्त आय का वो कर सकते हैं, अपने जरिया बना सकते हैं। जी जी जी। पायल जी, इसके अलावा और कौन कौन सी योजनाएं हैं उद्यानिकी विभाग की? जी, मैं बताना चाहूँगी कि उद्यानिकी विभाग में हमारे यहाँ मूलतः 2 टाइप की योजनाएं चलती हैं। एक होती है केंद्र शासित योजना होती है, और दूसरी जो योजना है वो राज्य पोषित योजना है। केंद्र शासित योजना में हम राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जिसमें हमने बताया कि फल फूल सब्जी, इसके अलावा आपका संरक्षित खेती है, ये सारी जो योजनाएं हैं वो केंद्र शासित योजनाएं हैं। और राज्य पोषित योजनाओं में जो है, जैसे हमने बताया कि जो आम की योजना है, ड्रिप है, इसके अलावा फेंसिंग है, ये सारी जो योजनाएं हैं राज्य पोषित योजना में आती हैं। किसान भाई जो है वो बहुत सारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। सामुदायिक फेंसिंग होता है हमारे यहाँ पे। सामुदायिक फेंसिंग में ऐसा होता है कि किसान भाई आज जो सबसे ज़्यादा परेशान है वो है पशुओं से, क्योंकि पशु उनके खेत में घुस जाते हैं, जिसके कारण वो उद्यानिकी की फसल लगाना नहीं चाहते हैं। तो उसके लिए जो शासन है वो सामुदायिक फेंसिंग की योजना लागू की है, जिसके लिए 3 से 4 किसान जो है छोटे कृषकों के लिए है, क्योंकि वो ज़्यादा फेंसिंग में अपने लागत नहीं लगा पाते हैं और जिसके कारण उनको बहुत हानि होती है। तो इसके लिए उन्हें फेंसिंग की योजना दी गई है। 4 किसान जो मिलके वो आवेदन कर सकते हैं, और उनका जो खेत है वो आसपास ही होना चाहिए। तो आसपास होने से ऐसा होगा कि एक साथ उनकी पूरी फेंसिंग हो जाएगी, तो इससे उनको लागत भी कम आएगी। और इसमें हम 50% का अनुदान देते हैं। इसमें 1,08,000 का हम मान के चलते हैं कि इसकी यूनिट कॉस्ट है, और इसमें हम 54,000 रुपये उन्हें अनुदान देते हैं। इसके अलावा जो है ड्रिप हमने बताया, ये स्प्रिंकलर है। स्प्रिंकलर में भी हम शासन की तरफ से 70% का छोटे कृषकों के लिए है और 50% का बड़े कृषकों के लिए है, वो ये योजना ले सकते हैं। इसके अलावा मधुमक्खी पालन है। मधुमक्खी पालन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल परागण की क्रिया के लिए जो मधुमक्खी है या इतना इंसेक्टिसाइड का केमिकल का यूज़ होने लग गया है कि मधुमक्खी और जो दूसरे कीड़े हैं वो मर जाते हैं, तो परागण की क्रिया नहीं हो पाती है। और परागण की क्रिया उद्यानिकी फसलों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा ऐसे किसान होंगे जो शेड नेट में लगाते हैं, तो जो शेड नेट में है उसमें परागण की क्रिया नहीं हो पाती है, तो उसके अंदर भी हम मधुमक्खी का पालन कर सकते हैं। इससे जो किसान है उसे डबल आय होगी। डबल आय ऐसे होगी कि उसे मधुमक्खी से वो मधु निकाल सकता है, शहद निकाल सकता है, और उसकी परागण की क्रिया बढ़ जाएगी, जिससे उसमें फल और फूल ज़्यादा लगेंगे उसके फसलों में। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है हमारी। इसके अलावा शेड नेट है, जो ऐसे किसान जो जरबेरा है, रोज़ है और ऑर्किड, इस ऑर्किड के लिए हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ का वातावरण है वो बहुत ही अच्छा है। ऑर्किड सुनने से ऐसा लगता है कि बहुत फॉरेन या विदेश का फूल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा मांग है। आपकी शादी हो गई, बुके होंगे, इन सब चीज़ के लिए हम ऑर्किड का बहुत यूज़ करते हैं। तो ऑर्किड के फूल प्लस इसे लगाने के लिए, इन दोनों के लिए ही योजनाएं हमारे शासन की तरफ से हैं। इन दोनों में ही 50% का अनुदान है, इसे लगाने के लिए भी और इसके फूलों में भी। इसके अलावा जो है किसानों के लिए छोटा तालाब की योजना है। छोटा तालाब ऐसा कि कुछ किसान हैं जिनके यहाँ 2 एकड़ 3 एकड़ की जमीन है और उन्हें सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पाती, तो ऐसे किसान जो है छोटे तालाब बना सकते हैं। ये 20 बाई 20 बाई 3 का बनता है तालाब। इसके लिए हम उन्हें 75,000 रुपये देते हैं अनुदान। तो इस तरह से किसान, इसमें आप मछली भी डाल सकते हैं, तो आप उद्यानिकी फसल के साथ साथ मछली पालन भी कर सकते हैं। तो किसान की इसमें 2 गुनी आय हो जाएगी। इसके अलावा बड़ा तालाब है, जो किसान, ऐसा लगता है कि 25-30 एकड़ बहुत सारे किसान हैं और 25 एकड़ का उनके पास चक है, खेत है, तो वो उसे तालाब बना सकते हैं। तो उसमें जो है शासन उन्हें 100% का अनुदान देती है, मतलब 100% जो 25 लाख रुपए है वो उस किसान को देती है। मतलब ये किसानों का समूह होना चाहिए, 25 किसान होने चाहिए, तो उन्हें ये अनुदान दिया जाता है। इस तरीके से सारी योजनाएं हैं और ये सारी योजनाओं का जो लाभ है वो किसान समय समय पर ले सकते हैं। और मैं किसानों से यही कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नर्सरी में जाइए और उसका लाभ लीजिए। जी, पायल साहू जी, हर्षलता साहू जी, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को उपयोगी जानकारी दी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नया विषय, नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। अभी आज्ञा दीजिए। नमस्कार।